अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर दुर्दाना है और मैं यूएई में काम करती हूँ और डॉक्टर अली और डॉक्टर ज़ुबिया ने के उस पे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट पे मैंने आज आप लोगों से पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बात करनी है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक डिजीज है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर अली ने आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी दे दिए हैं। लेकिन 85% ऑफ जो मोर्टेलिटी होती है वो लंग डिजीज के साथ होती है, लंग डिजीज की वजह से होती है। इसलिए इवन दो कि इसमें एब्डोमेन और पैनक्रियाज और लिवर और क्या क्या नहीं अफेक्टेड होता, लेकिन यूजुअली ये सारे पेशेंट्स पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ ही ज्यादा टाइम गुजारते हैं, क्योंकि ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस इनकी लंग डिजीज के बारे में इसकी वजह से होती है। और इन्हीं लंग डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशन के बारे में आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उसमें जाने से डिटेल में जाने से पहले पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम नॉर्मल के बारे में बात कर लें, ताकि फिर हमें एबनॉर्मल की समझ आ सके। तो इस पिक्चर में जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, तो जो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो एक्चुअली दो सिस्टम से बनी हुई है। तो एक जो है ना वो है एयरवेज, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेरिंग्स है, फिर ये ट्रेकिया है, फिर ये ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। तो ये सारा जो है दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग सिस्टम, या इसको एयरवेज बोलते हैं, या उर्दू में सांस की नालियां। तो इन सांस की नालियों का काम क्या होता है कि जो हवा नाक से और मुंह से अंदर दाखिल होती है, तो ये सांस की नालियां इनको ले जाकर एल्वियोलाई तक लेके जाती हैं। ठीक है, तो जो एल्वियोलाई हैं वो सेकंड सिस्टम है, यानी एल्वियोलाई जो है उनको एयर सैक्स भी बोलते हैं, या जैसे हवा की थैलियां। तो एल्वियोलाई जो है वो हमारा लंग पैरेन्काइमा बनाता है। तो ये दो सिस्टम हो गए, एक हमारी एयरवेज हो गई सिस्टम, जो कि जिसका काम बेसिकली हवा को लेके जाना है नीचे तक, और जो एल्वियोलाइज हैं वो हमारा लंग पैरेन्काइमा बनाता है। तो ये जो हमारा लंग पैरेन्काइमा, ये जो लंग पैरेन्काइमा या एल्वियोलाइज है, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज का काम ये होता है कि इसमें खून चलता है। लंग से जो है ना गंदा खून आता है, और वो जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी को नहीं जरूरत होता है वो लेके आता है, और वो यहाँ पे एल्वियोलाई को दे देता है। तो एल्वियोलाई को जब वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, तो वो फिर सांस की नालियों की वजह के जरिए से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो सांस हम लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन एयरवेज के थ्रू यहाँ तक आता है एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से खून की नालियों में चला जाता है, ये खून को साफ करता है। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड खून है, ये सारे बदन में गर्दिश करता है, और जहां जहां भी खुराक की जरूरत होती है बदन को खून की और ऑक्सीजन की, वो वहां पहुंच जाता है। तो ये नॉर्मल सिस्टम इस तरह चलता है। अब जो हमारी ब्रोंकाई है, वो जो है ना बिगिनिंग में जैसे ये ट्रेकिया अपने को नजर आ रहा है, फिर इसके साथ जो है ना वो है ब्रोंकाई डिवाइड हो गई, फिर ब्रोंक्यूल्स। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत, तो इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये सिंपल ट्री नहीं है। इसमें तकरीबन 300 मिलियन ब्रांचेस बनती हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और फिर ये कि ये अकेला नहीं होता, यानी इसके साथ और चीजें भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर का है, ये जो है ना ये एयरवे है, ये ट्रेकिया है जो जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेकिया हो गया, ये डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, फिर आगे जाके ये और छोटी छोटी ब्रांचेस में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। इसके साथ जो ये रेड कलर की चल रही हैं, ये आर्टरीज हैं। इसी तरह इसके साथ नर्व्स भी चल रही हैं। तो ये सारे सिस्टम बहुत क्लोज हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इनकी रिलेशनशिप मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इनकी एक दूसरे के साथ करीब होने की वजह से जो है ना होती हैं। तो वो फिर जब बाद में हम बात करेंगे तो फिर उसकी समझ आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। इसके साथ साथ जो नॉर्मल एयरवेज होती है हमारी, वो जो है ना उसके वॉल होता है, और उसके अंदर ल्यूमन होता है। उस ल्यूमन में हवा चलती है, यानी एयर अंदर आती है और बाहर निकलती है। और उसके जो वॉल होते हैं उसमें मसल्स होते हैं, उस मसल्स में नर्व्स भी आते हैं, उसमें आर्टरीज भी आती हैं और वेन्यूल्स भी आते हैं, यानी खून वाली जो है ना जो शरियाने हैं या खून की जो रगें हैं वो भी आती हैं, और जो नर्व्स हैं वो भी आती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर अली ने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बताया था कि उसमें जो म्यूकस है वो थिक होता है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे म्यूकस थिक है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल ये यानी एम्प्टी है।
तो नॉर्मल जो म्यूकस का काम होता है, अल्लाह ताला ने म्यूकस एक रीजन के लिए बनाया है। तो म्यूकस नॉर्मली जो होता है उसका काम क्या होता है कि जब हम हवा यानी नाक या मुंह से हमारे अंदर एयरवेज में हवा आती है, तो उसके साथ एक तो ऑक्सीजन हमारी आती है जो जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। जैसे बैक्टीरिया अंदर आ सकती हैं, वायरसेस अंदर आ सकते हैं, फंगाई अंदर आ सकते हैं। तो ये म्यूकस का काम क्या होता है, ये हमारे पुलिसमैन है, ये पहले सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो जब वो अंदर सबसे पहला सिक्योरिटी गार्ड हमारा नाक होता है, जो नाक फिल्टर करता है ये चीजों पार्टिकल्स को। नाक के बाद जो है ना, जब बाकी चीज वो अगर नाक को क्रॉस कर जाती हैं वो चीजें, तो जब वो एयरवेज में आती है तो म्यूकस में ट्रैप हो जाती है। तो म्यूकस उनको ट्रैप कर लेता है। और ये जो म्यूकस हमारे जो एयरवेज में जो छोटे छोटे बाल हैं, जो कि आपको डॉक्टर अली ने पहले वीडियोस दिखाई हैं, तो ये बाल जो कि सिलिया कहलाते हैं, ये इस म्यूकस को ऊपर की तरफ मूव करते हैं और फिर हम खांस के उस बलगम को निकाल देते हैं। और उसमें जो जो चीजें उन्होंने ट्रैप की होती है बलगम ने, वो निकल जाती है। तो हमारे एयरवेज, हमारे लंग्स, इनके बैड इफेक्ट से मतलब बच जाते हैं। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में जैसे आपको पता है कि पानी की कमी की वजह से म्यूकस बहुत थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से सिलिया पे जो बोझ पड़ता है, तो सिलिया का अपना नॉर्मल अफेक्टेड जो फंक्शन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो वो उस तरह से मूव नहीं कर सकते जैसे कि नॉर्मल जो है ना मूवमेंट उसकी होती है। तो उसकी वजह से वो इस म्यूकस को ठीक तरीके से क्लियर नहीं कर सकता। तो इसका जो ये म्यूकस है ये अंदर रह जाता है एयरवेज में ज्यादातर। जब ये अंदर रह जाएगा तो जो बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगाई, सारी जो चीजें अंदर आई हैं जो कि इस म्यूकस में ट्रैप हो गई हैं, वो भी अंदर रह जाएंगी। जब वो अंदर रह जाएंगी तो उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहां पे वो ग्रोथ करते हैं। और फॉर सम रीजन जो कि कंप्लीटली क्लियर नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के एयरवेज में बास बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। दे लाइक दैट एनवायरनमेंट, जिसमें जो बैक्टीरिया जो आपने बार बार उसका नाम सुना होगा, सुडोमोनस। तो सुडोमोनस एयरवेज, सिस्टिक फाइब्रोसिस के एयरवेज में फॉर सम रीजन ग्रो करते हैं। यानी हम सब जब सांस लेते हैं तो सुडोमोनस हमारे एयरवेज में आ सकता है, लेकिन वो बाकी लोगों को इतना अफेक्ट नहीं करता, बल्कि नहीं अफेक्ट करता जितना कि वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के एयरवेज को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट एक सिस्टिक फाइब्रोसिस की बनी हुई है, उस एनवायरनमेंट में सुडोमोनास जो है वो ग्रो करता है बहुत ज्यादा। अब जो ये बैक्टीरिया वगैरह अंदर आ गई और यहाँ से निकल नहीं पा रही है क्योंकि म्यूकस क्लियर नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो है ना वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू शुरू में जब बच्चा छोटा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो शुरू शुरू में क्या होता है कि ये मेनली ब्रोंकाई और एयरवेज में जो है ना हमारे ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसमें म्यूकस रहता है, म्यूकस में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। और जब इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एयरवेज नैरो हो जाते हैं, उसमें जो है ना हवा की मूवमेंट जरा मुश्किल से होती है। तो जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली खांसी होती है और साथ में वीजिंग होती है। इसकी वजह से काफी दफा ऐसे होता है कि डॉक्टर्स जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस को मिस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे व्हीजिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं तो लोग समझते हैं कि इस बच्चे को एजमा है और एजमा की ट्रीटमेंट चलती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ फिर किसी को ख्याल आ जाता है कि इसको बहुत ही ज्यादा एजमा है और इसको स्प्यूटम क्यों निकल रहा है, और कोई स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर लेता है और फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोस हो जाता है। तो इनिशियली ज्यादातर अफेक्ट एयरवेज में होता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और जैसे जैसे सुडोमोनास यहाँ पे ग्रो करता है और ज्यादा ज्यादा इन्फेक्शन करता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एयरवे से लेकर ये जो इन्फेक्शन है ये एल्वियोलाइज तक और लंग पैरेन्काइमा में पहुंच जाता है और फिर ये लंग को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर अली के प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ना आपने वो बैक्टीरियाज के बारे में तो सुना था। तो ये खैर मैंने सोचा कि रेपिटेशन इज बेटर, क्योंकि जितना हम सुनेंगे दोबारा दोबारा इतने ही नाम याद आएंगे, बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है इनके। तो जो कॉमन बैक्टीरिया है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के एयरवेज में बहुत ग्रो करते हैं, उसमें जो है ना छोटी उम्र में शुरू में स्टेफिलोकोकस ऑरियस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ना काफी ज्यादा होता है, कॉमन होता है। फिर डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट स्टेज पे सुडोमोनास एरिजिनोसा एंट्री मारता है, और एक दफा जब सुडोमोनास एरिजिनोसा आ जाता है तो यूजुअली फिर वो सारा शो टेक ओवर कर लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जो कि इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए, ये पैदा हो जाए एयरवे में या एयर में एंट्री मार लें, तो इनकी वजह से काफी
प्रॉब्लम्स और जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट नाम जो कि याद करने चाहिए हमें, तो उसमें एक स्टेनोट्रोपोमोनस मल्टीफिलिया है, एक बर्कोलेरिया सेपेशिया कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स को, और इसी तरह एक्रोमोवेक्टर ज़ाइलोसक्सिडेंस भी है। तो मैं ये ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। इस ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना इस एक्सिस पे एज ऑफ द पेशेंट लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे 2 साल से कम बच्चों के जो है ना जो ग्रुप है वो यहाँ पे है, 2 to 5 years की जो एज के बच्चे हैं वो यहाँ पे हैं, 6 to 10 years यहाँ पे हैं, 11 to 17 years के यहाँ पे हैं, 18 to 24, और इस तरह ये उम्र बढ़ रही है बच्चों की, मतलब एडल्ट बन रहे हैं। ये जो एक्सिस है इस पे परसेंटेज ऑफ पेशेंट जिनमें मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया मुख्तलिफ उम्रों में पाई जाती है। तो अगर हम देखें कि जो बच्चे 2 साल से कम उम्र के होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इस ग्रीन वाले जो है ना बैक्टीरिया का है। तकरीबन 62-63% ऑफ बच्चे जो 2 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें ये ग्रीन वाला बैक्टीरिया होता है। ग्रीन वाला बैक्टीरिया यहाँ पे अगर हम देखें तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, यानी सबसे ज्यादा छोटी उम्र के बच्चों में स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं परसेंटेज और भी बढ़ती है, और फिर अराउंड टीन एज फिर ये जो है ना थोड़ा सा कम होके फिर वही तकरीबन 50% तक आ जाती है, यानी जाता नहीं है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस रहता है और शुरू से ही रहता है। अच्छा, इस उम्र में अगर आप देखें ना तो जो नेक्स्ट जो बैक्टीरिया जो इंपॉर्टेंट है वो है ये ब्लू वाला, और ब्लू वाला कौन सा है, वो सुडोमोनास है। तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनमें जो सुडोमोनास होता है वो कम होता है परसेंटेज। यहाँ पे देखिए तकरीबन 18% बच्चों में सुडोमोनास होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनकी तो ये सुडोमोनास की जो अमाउंट है और ये कॉलोनी से बढ़ती जाएंगी और बढ़ती ही रहती हैं, और सारा जो प्रॉब्लम होता है वो इसी की वजह से होता है। बाकी जो ये बैक्टीरियाज है जिसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेनोट्रोपोमोनास, बर्कोडेरिया सेपेशिया, ये ज्यादातर 30% से कम बच्चों में होता है और तकरीबन उसी परसेंटेज में कंटिन्यू करता है। जिनमें एक दफा हो जाता है तो फिर यूजुअली रहता ही है, बड़ी मुश्किल से एरेडिकेट होते हैं और उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जारी रहती है इन बच्चों में। अब ये सारी बैक्टीरिया जो एयरवेज में आ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन करती हैं और एक साइकिल शुरू हो जाता है। इसके बारे में डॉक्टर अली ने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पहले इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इन्फेक्शन, फिर इन्फ्लेमेशन, उसके साथ क्या होगा कि म्यूकस के जो ऑलरेडी म्यूकस थिक है और म्यूकस के क्लियरेंस और भी अफेक्टेड हो जाता है। अब म्यूकस ठीक क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ब्रोंकाई है उसको डैमेज शुरू हो जाएगी। ब्रोंकाई डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से और म्यूकस की क्लियरेंस खराब हो जाती है और सीलिया पे इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन से और डैमेज होता है, और डैमेज से और इन्फ्लेमेशन होता है, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। और लंग डैमेज, एयरवे, शुरू में एयरवे डैमेज और फिर आहिस्ता आहिस्ता लंग डैमेज कंटिन्यू रहता है। अच्छा, स्टडीज से शुरू से ये दिखाया गया है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे होते हैं आफ्टर बर्थ, इवन दो अगर उनके सिम्टम्स नहीं भी सामने आ रहे हैं, यानी उनको खांसी नहीं हो रही है, आपको नजर नहीं आ रहा कि उनको बलगम निकल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके लंग्स में प्रॉब्लम नहीं चल रहा। बहुत ही छोटी उम्र से ये प्रोसेस उन लोगों के एयरवेज और लंग्स में स्टार्ट हो चुका होता है और चलता ही रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, क्योंकि बाज दफा नहीं बल्कि अक्सर औकात जब हम पेरेंट्स को कहते हैं कि छोटे बच्चों की चेस्ट फिजियोथेरेपी आप करें, शुरू करें, तो उनका सवाल ये होता है या उनके दिल में ये ख्याल आता है कि बच्चों को तो कोई सिम्टम ही नहीं है, अभी तो ना वो खांस रहा है, ना उसको कोई इन्फेक्शन हो रही है, तो हम क्यों उसकी जो है ना चेस्ट फिजियोथेरेपी करें, क्यों उस बेचारे को मारे। तो इसको समझने की जरूरत ये कि आपको अगर बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर उनके एयरवेज में ये प्रॉब्लम कुछ शुरू हो चुकी है, म्यूकस जो है ना अंदर है, म्यूकस में बैक्टीरिया फंस रहे हैं, स्टेफिलोकोकस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मौजूद होगा, और जो है ना वो अपना जो डैमेज का काम है उसने स्टार्ट कर दिया होगा। इसलिए हमने शुरू से ही प्रोएक्टिव होके इस बलगम को निकालने की कोशिश करनी है चेस्ट फिजियोथेरेपी के जरिए से। अच्छा, जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वो है ब्रोंकिएक्टिसिस, जिसके मानी है डायलेटेड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हमारे सांस की नालियां हैं जो है ना एयरवेज है, तो उनका नाम ब्रोंकाई है। जब वो डायलेटेड हो जाती है तो हम कहते हैं कि ब्रोंकिएक्टिसिस। तो इस पिक्चर पे मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि पहले जो है ना नॉर्मल
क्या होता है, फिर हम एबनॉर्मल देखेंगे। तो ये हम जैसे बताया था, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हुआ राइट साइड को ब्रोंकस में, ब्रोंकस फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल में आप देख सकते हैं कि ब्रोंकाई के बाद वॉल्स जो है, दीवारें स्ट्रेट हैं, बड़ी स्मूथ हैं, और जैसे जैसे हम पेरिफेरी ऑफ द लंग में जाते हैं तो ये छोटी होती जाती हैं, और यहाँ पेरिफेरी में फिर बिल्कुल नजर भी नहीं आती है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में जो रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार की इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है कि वॉल्स में डैमेज होता है। हर दफा इन्फेक्शन होता है, वो कुछ ना कुछ डैमेज छोड़ता है। ये नहीं हो सकता कि मतलब वो बगैर डैमेज के चला जाएगा, कुछ ना कुछ डैमेज छोड़ता है। हर डैमेज से उसकी दीवारें, ब्रोंकाई की दीवारें जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं तो वो फैलनी शुरू हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं ब्रोंकाई। ऐसे लगता है जैसे उसमें थैले बन गए हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मैंने आपको शुरू में जो तस्वीरें दिखाई थी एल्वियोलाई की, जो सांस की थैली थी, उनकी तरह इसकी शक्ल बन गई है। हालांकि ये सांस की थैलियां नहीं है, ये हमारी हवा की नालियां हैं, लेकिन हवा की नालियां इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं कि उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। तो इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या ये होगा कि एक तो जब ये डायलेटेड हो जाएंगी तो इसकी दीवारों में जो सिलियां हैं, उसको अपना काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा, और उसकी वजह से और म्यूकस यहाँ पे फंसेगा। जब और म्यूकस फंसेगा तो क्या होगा, और इन्फेक्शन होगी। जब और इन्फेक्शन होगी, और इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन होगी, और डैमेज होगी, और डैमेज होगी, और जो है ना, जो बैक्टीरिया आएंगे और डैमेज करेंगे, तो वो विशियस साइकिल कंटिन्यू होगा, और ये कंटिन्यू रहता है, और जो है ना डैमेज करता जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ पे सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द लंग में ब्रोंकिएक्टासिस है, जो कि नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी जो जिन बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होता उनमें हो सकता है। बाज़ दफा एक खराब नमोनिया या एक सवेयर इन्फेक्शन किसी बच्चे को हो जाए, वो इतना डैमेज कर सकती है कि वो एक पोर्शन ऑफ द लंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि ये डैमेज हर तरफ जारी होता है। शुरू में अपर लोब से स्टार्ट होता है यूजुअली, और फिर सारे सारे के सारे ब्रोंकाई में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे ब्रोंकाई डायलेटेड हैं, इनमें थैलियां बनी हुई हैं, इन थैलियों में म्यूकस फंसेगा, उसमें इन्फेक्शन और होंगी, और इस तरह आहिस्ता करते करते फिर यहाँ के डैमेज ब्रोंकाई से निकल के लंग में चले जाते हैं, लंग पैरेन्काइमा में, और लंग को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो विशियस साइकिल है, इससे जो है ना, ये कंटिन्यूअसली पहले एयरवेज की डिस्ट्रक्शन होती है, ब्रोंकिएक्टासिस हो जाता है, फिर लंग पैरेन्काइमा की डिस्ट्रक्शन होती है, तो लंग जो है ना वो फाइब्रोसिस हो जाता है, और आखिर में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। अच्छा, अब मोस्ट कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन सीएफ की क्या है? रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, ये रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन ही सबब है सारे प्रॉब्लम्स का। और रिकरेंट इन्फेक्शन शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया था, कि एयरवेज में होगा, हवा की नालियों में होगा। हवा की नालियों में म्यूकस है, तो उसकी वजह से हवा को जो है ना, चलना मुश्किल हो जाता है। अंदर चलना तो इतना मुश्किल नहीं होता, बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ये बच्चे शुरू में वीजिंग के साथ, कॉफ के साथ, थोड़ी बहुत स्प्यूटम के साथ प्रेजेंट करेंगे, यानी एस्मा जैसे इसकी प्रेजेंटेशन होगी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, फिर इन बच्चों के स्प्यूटम में इजाफा होता जाएगा, फिर ये स्प्यूटम निकालना शुरू कर देते हैं, फिर ये इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है, फिर नमोनियाज होती है, और फिर इवेंचुअली लंग का पैरेन्काइमा भी डैमेज हो जाता है, जिससे फाइब्रोसिस हो जाता है। तो यानी ब्रोंकिएक्टासिस एयरवेज की डैमेज की वजह से, और लंग फाइब्रोसिस लंग पैरेन्काइमा की डैमेज की वजह से, बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस। ये जो है ना आर द मोस्ट कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब आते हैं हम अदर जो कि नॉन कॉमन तो नहीं कहते, लेकिन जैसी डिजीज प्रोग्रेस होगी तो फिर और कॉम्प्लिकेशन सामने आनी शुरू होती है। इनिशियली सिर्फ ज्यादातर इन्फेक्शन ही होते हैं, या एयरवे के इन्फेक्शन या लंग की इन्फेक्शन, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अगर उनका केयर ठीक नहीं हो रहा, उनको ट्रीटमेंट और चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं मिल रही हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस और मतलब सामने आएंगी। उनमें से जो है, जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस है, उनमें एक तो है हेमोप्टासिस, जिसका मतलब है कि स्प्यूटम में, बलगम में खून का आना। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है न्यूमोथोरिक्स, जो कि लंग से हवा बाहर निकल आती है, और वो लंग को जो है ना कंप्रेस करती है, ये न्यूमोथोरिक्स। तो ये दो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो कि
जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगी तो बाद में ये चीजें नजर आती हैं, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं, उसको एक का नाम है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पिरिचुलोसिस, जिसके बारे में इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक इतना लंबा है कि सब हम कवर नहीं कर सकते। और इवेंचुअली क्या होता है कि जो एयरवे पेरेन्काइमा है उसको इतना डैमेज हो जाता है कि जो पल्मोनरी खून की आर्टरीज है उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है, जिससे फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है, और इवेंचुअली ये जो है ना मोर्टेलिटी का सबब बन जाता है। तो सबसे पहले हम हेमोप्टासिस पे बात करेंगे। हेमोप्टासिस सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में काफी कॉमन है। डिफरेंट स्टडीज में डिफरेंट नंबर आए हैं। ये जो स्टडी नीचे मैंने जो है ना बताई है यहाँ पे, इसमें उन्होंने जब देखा तो तकरीबन अगर हम हर सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट के तकरीबन 5 साल का पीरियड ले लें, तो उसमें तकरीबन 9% ऑफ द पेशेंट्स को हेमोप्टासिस होगी। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लीडिंग जो है ना थोड़ी होती है, ये या स्कैंट होती है या मॉडरेट अमाउंट की होती है, लेकिन बास पेशेंट्स में मैसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिससे जान जाने का खतरा भी काफी हो सकता है। फिर एक और उसके मुताबिक यानी अंदाजे के मुताबिक कि तकरीबन 4% पेशेंट्स जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उनको हेमोप्टासिस के एपिसोड होंगे, यानी उनके खून में बलगम आएगा, और यानी ये काफी फ्रीक्वेंट चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम हेमोप्टासिस को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कि अमाउंट कितना है। तो उसके लिए जो है ना कोई एक खास यानी एक यूनिवर्सल वो नहीं है अमाउंट के, सब लोग एक अमाउंट पे एग्री करते हैं कि ये थोड़ा है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सवेयर है। तो चूंकि इसके डेफिनेशंस और अमाउंट्स बहुत है, तो मैंने जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंसेंसस कमेटी है उनका जो डेफिनेशंस है वो मैंने यहाँ पे अपने लेक्चर में ली है। उनके मुताबिक अगर लेस देन 5 मिलीलीटर ब्लड स्प्यूटम में आता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्कैंट हेमोप्टासिस, यानी बहुत थोड़ी हेमोप्टासिस। अगर 5 से 240 मिलीलीटर जो है ना खून बलगम में आएगा, तो इसको हम माइल्ड टू मॉडरेट कहेंगे, यानी अगर जो 5 के करीब होगा, 5, 10, 15, 20 50 तक, उसको हम माइल्ड बोलेंगे, और जो 240 के करीब तक होगा तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। मैसिव हेमोप्टासिस हम उसको बोलते हैं जो अगर 240 ml से ज्यादा विद इन 24 आवर्स, यानी एक दिन के अंदर अंदर एक पेशेंट को 240 ml या उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको हम मैसिव हेमोप्टासिस बोलते हैं। या बाद ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनको तकरीबन 100 या 100 से थोड़ा ज्यादा ml होता है डेली, लेकिन वो कंटिन्यू करता है, यानी हर रोज उसको 100 ml निकल रहा है, 100 ml निकल रहा है हर रोज, तो इसको भी हम मैसिव हेमोप्टासिस बोलेंगे। अच्छा, आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर दी है, ये वो जो डिस्पोजेबल कप जो जिसमें हम चाय और कॉफी वगैरह पीते हैं, ये कप जो है ना ये 240 ml का है, और हम यूजुअली अपने सीएफ पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि जब उनको हेमोप्टासिस होती है और वो स्प्यूटम को निकालते हैं, कॉफ करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि मतलब बेहतर होता है कि अगर वो किसी कप में करें, ताकि उनको अंदाजा और हमको दोनों को अंदाजा हो सके कि कितना ब्लड निकल रहा है, क्योंकि अगर वो टिश्यू के साथ करेंगे या वैसी सिंक पे जो है ना हेमोप्टासिस करेंगे, तो फिर अमाउंट नहीं पता चलता, क्योंकि बाज लोगों को थोड़ा खून भी बहुत ज्यादा वो जो है ना डर जाते हैं, और बाज लोगों को बहुत ज्यादा खून वो आदी होते हैं, उनको नहीं लगता कि नहीं ये इतनी बड़ी है, तो एग्जैक्टली अमाउंट क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कप्स में मतलब वो कप में कॉफ करें, स्प्यूटम निकालें, ताकि हमें अंदाजा हो कि कितने दर्जे का हेमोप्टासिस हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने ये पिक्चर दी है सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए कि जैसे स्कैंट या थोड़ा अमाउंट माइल्ड जो होता है वो 30 ml 50 ml ले लें, अगर 100 ml रोजाना कई दिनों तक हो, इसको हम मैसिव हेमोप्टासिस बोलते हैं, और अगर 240 ml रोज एक दिन में हो जाए तो उसको भी हम मैसिव हेमोप्टासिस बोलते हैं। अच्छा, अब ये है कि हेमोप्टासिस को समझने के लिए पहले हमने ये समझना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खून कहाँ से आता है, क्योंकि जाहिर है खून निकल रहा है तो ये खून कहीं से तो आ रहा है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका ब्लड सप्लाई 2 किस्म की आर्टरीज से आता है, ठीक है, एक है ब्रोंकियल आर्टरीज और एक है पल्मोनरी आर्टरीज। तो जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं
ये ब्रोंकियल आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज दोनों जो है ये ब्रोंकाई के साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में जो तस्वीरें दिखाई थी कि ये सारे सिस्टम्स एक साथ एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इसको समझेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो ये अगर इस तस्वीर में आप देखें ना, तो ये सांस की नाली है, इसका एक पोर्शन कट करके दिखाया गया है तस्वीर में। ये तो ये ब्रोंकस है, ठीक है, ये ब्रोंकस जा रहा है। ब्रोंकस के साथ साथ ये जो ऑरेंज कलर की जो जा रही है ये ब्रोंकियल आर्टरी है। अब आप देख रहे हैं कि इस ब्रोंकियल आर्टरी से ब्रांचेस निकल रही हैं छोटी छोटी, और वो उसका काम क्या है कि ये ब्रोंकाई के वॉल में एंटर होंगी और खून की सप्लाई ब्रोंकस को देगी, क्योंकि ब्रोंकाई को भी खून की जरूरत होती है, उसको भी गजा चाहिए होती है। तो ब्रोंकस की जो गजा है वो ब्रोंकियल आर्टरी से आती है। तो ये आर्टरी स्पेलिन की दीवारों में अंदर जाएगी, और जो अंदर के जो साइड है वहां तक म्यूकोजल सब म्यूकोजल सरफेस तक ये पहुंचेंगी और वहां तक खुराक देंगी, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई तक जाती है, लेकिन नीचे जो एल्वियोलाई है, जो जो सांस की जो थैलियां थी नीचे, जो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफर और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है, वहां पे ये सप्लाई नहीं करते ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरी सिर्फ जो है ना ब्रोंकाई को बेसिकली सप्लाई करती है। यहाँ पे साथ साथ नर्व भी चल रही है, जो कि जो है ना उसको मतलब नर्व सप्लाई भी दे रही है। और ये जो ऊपर जो आर्टरी है ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब आप देख सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकाई के साथ चल रही है, लेकिन ब्रोंकाई को सप्लाई कुछ नहीं कर रही, वहां से ब्रांचेस नहीं निकल रही। जब ये पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल आखिर तक पहुंचती है एल्वियोलाई तक, तो ये फिर एल्वियोलाई को सप्लाई करेगी। तो आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट सप्लाई चल रही है, ठीक है। ब्रोंकियल आर्टरी चल रही है जो कि ब्रोंकस को सप्लाई कर रही है, और पल्मोनरी आर्टरी चल रही है जो कि जाके एल्वियोलाई के इर्द गिर्द वो सारा नेटवर्क बनाएगी, जहां पे खून से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दिया जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन खून में दाखिल होगा। अच्छा, अब जो ये ब्रोंकियल आर्टरीज है इसमें बहुत थोड़ा ब्लड सप्लाई होता है नॉर्मली। तकरीबन तमाम बॉडी का जो ब्लड है ना उसका 1% ब्रोंकियल आर्टरीज में होता है, बहुत थोड़ा होता है। लेकिन ये ब्रोंकियल आर्टरीज जो हैं ये निकलती हैं अयोटा से। अयोटा हमारे जिस्म में सबसे जो बड़ी खून की रग कह सकते हैं आप, जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो जो है ना अयोटा है। तो यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से अयोटा निकलता है, जिसमें सारा जो हार्ट का खून है वो अयोटा में आता है। ये यहाँ पे ऊपर जो आके यहाँ पे ब्रांचेस देता है, ये दिमाग की तरफ सारा खून लेके जाता है ऊपर जो है ना हमारे हाथ यानी शोल्डर्स में और हाथों में और फिर नेक में और ब्रेन में ये सारा ब्लड सप्लाई जाता है। फिर ये इस तरह नीचे मुड़ता है, यहाँ पे आके ये ब्रोंकियल आर्टरीज निकालता है जो कि हमारे ब्रोंकाई को खून देगा। फिर थोड़ा सा नीचे आके ये स्पाइनल आर्टरीज निकलती है यहाँ से, जो कि हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को सप्लाई करता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें ये जब हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की बात करेंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस में एक कॉम्प्लिकेशन में आएगा। और फिर उसके बाद ये आर्टरी नीचे जाती है और फिर एब्डोमेन में जाती है, फिर पैनक्रियाज, लिवर, जो वो है इंटेस्टाइन्स है, उन सबको सप्लाई करती है, ठीक है। तो इवन दो ब्रोंकियल आर्टरीज में 1% खून है हमारे सारे बदन का, लेकिन चूंकि ये अयोटा से निकलता है और अयोटा में प्रेशर हाई होता है, तो इसको हम हाई प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल आर्टरी इज अ हाई प्रेशर सिस्टम। और ये इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि अगर ब्रोंकियल आर्टरी टियर कर जाए, फट जाए, तो इससे जो खून निकलेगा वो हाई प्रेशर में निकलेगा और उससे काफी हेमोप्टासिस हो सकती है। और ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे तो ये मैंने आपको सिर्फ अलैदा पिक्चर दिखाई है ना, कि जिसमें अयोटा अलैदा चल रहा है, लेकिन ये अयोटा अलैदा नहीं चलता, इसके साथ सारी चीजें एक दूसरे के बड़ी करीब, बड़ी इंटरमिंगल्ड हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वो है सांस की नाली है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। उसके पीछे जो है ना हमारे जो खाने की जो नाली है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल उसके साथ है। और साथ में ये अयोटा जो है ये इस तरह उसके इर्द गिर्द जाती है, उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रोंकियल आर्टरीज और जो है डिफरेंट आर्टरीज निकल रही हैं, ये स्पाइनल आर्टरीज वगैरह निकल रही हैं, ये सब निकलती हैं और ये सब एक दूसरे के बहुत करीब करीब चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एनाटॉमी के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन को आपको समझाना, क्योंकि फिर पेशेंट्स बार दफा कहते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ कि प्रोसीजर कामयाब नहीं हुआ। तो जो ब्रोंकियल आर्टरीज है वो सब लोगों में एक तरह नहीं निकलती, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
विदाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स की भी एनाटमी सेम नहीं होती। ये तो अल्लाह की मतलब मर्जी है। बाज लोगों में ज्यादातर लोगों को 5 उंगलियां दी हैं एक हाथ में, लेकिन बाजू को 6 दी है, बाजू को 7 दी है, बाजू को 4 दी है। तो इसी तरह ब्रोंकियल आर्टरी की भी सारे लोगों में वेरिएशन होती है। तकरीबन 40% जो लोग होते हैं उनमें जो है ना राइट साइड को एक ब्रोंकियल आर्टरी निकलती है अयोटा से, ठीक है, और फिर वो आगे जाके और ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जबकि लेफ्ट साइड को 2 ब्रोंकियल आर्टरीज निकलती हैं। ये 40% ऑफ पेशेंट्स में तकरीबन होता है। 40% लोगों में। तकरीबन 20% लोगों में क्या होता है कि दोनों साइड को एक एक आर्टरी निकलती है, फिर जो आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है। बाकी जो 20% है उनमें यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि राइट साइड को 2 निकल रही हैं, लेफ्ट साइड को 2 निकल रही हैं, और यहाँ पे देखते हैं आप कि यहाँ पे सब एक साथ करीब करीब होकर निकल रही है। तो राइट साइड को 2 निकल रही है, लेफ्ट को 1 निकल रही है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब ब्रोंकियल आर्टरी को हम क्लोज करेंगे एम्बोलाइजेशन करते हुए हेमोप्टासिस में, जब उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो अगर हमें उसकी एनाटमी का ठीक पता नहीं होगा उस पेशेंट में जो जिसकी हम एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम गलत आर्टरी को एम्बोलाइज कर लें। ये तो उससे फिर उसकी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और तो एक तो ये अयोटा है जिससे ब्रोंकियल आर्टरीज निकल रही हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे उसकी वेरिएशन बताई, समझाई। दूसरा ये है कि ये ब्रोंकियल आर्टरीज जो है ना अपना निकलने के साथ साथ बाज दफा और आर्टरीज के साथ भी कम्युनिकेट करता है। तो जैसे अब ये देखें आप, राइट साइडेड ब्रोंकियल आर्टरी निकली है, ये अपने ब्रांचेस में डिवाइड भी कर रहा है, लेकिन ऊपर जाके जो दिमाग को जो वो जा रही है आर्टरी, उसको उसके साथ ही कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये देख रहे हैं ये लेफ्ट वाली है, ये भी जो है ना कम्युनिकेट कर रही है, इसको एनास्टेमोसिस बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने इसकी सारी एनाटमी ठीक तरीके से एम्बोलाइजेशन से पहले नहीं देखी और आपने एक आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक ब्रोंकियल आर्टरी को ब्लॉक न करें, बल्कि उसके साथ किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरी आर्टरी को भी ब्लॉक कर दें, और जिसकी वजह से उस एरिया को खून जाना बंद हो जाएगा और उसमें इस्कीमिया हो जाएगा और वो जो पार्ट है वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए इस एनाटमी को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हमारी ब्रोंकियल आर्टरीज हो गई। अब दूसरी जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी भी ब्रोंकाई के साथ साथ ही चलती है, लेकिन ब्रोंकाई को वो ब्रांचेस खून का सप्लाई नहीं करता। ब्रोंकाई की सप्लाई ब्रोंकियल आर्टरी से आती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि जब वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है, जो कि हमारी सांस के जो थैले हैं, वहां पे आके डिवाइड करती है और ब्रांचेस बनाती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अच्छा, हमारे जो बदन का 100% जो कह ले 99% खून कर ले, वो पल्मोनरी आर्टरीज में होता है, ठीक है। हमारे सारे बदन का गंदा खून जो है ना राइट साइड ऑफ द हार्ट को आता है, और वहां से फिर लंग्स में जाता है, यहाँ पे एल्वियोलाई में पहुंचता है। एल्वियोलाई में जो है ना उसको साफ किया जाता है, किस तरह कि उसको ऑक्सीजन दिया जाता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाता है, और फिर ये सारा खून अयोटा के जरिए सारे बदन को दिया जाता है। तो यानी पल्मोनरी आर्टरीज में सबसे ज्यादा खून है, तकरीबन 99%, और ब्रोंकियल आर्टरीज में सिर्फ 1% है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसमें प्रेशर बहुत लो है, मैक्सिमम 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इससे ज्यादा नहीं हो तो 25-30 अगर पेशेंट मतलब नॉर्मल इंसान में। तो इसका प्रेशर बहुत लो होता है। तो अगर इसमें ब्लीडिंग हो भी जाती है तो इसकी ब्लीडिंग इतनी सवेयर नहीं होती जितनी ब्रोंकियल आर्टरी की होती है, क्योंकि ब्रोंकियल आर्टरी के जो कि अयोटा से निकलती है उसका प्रेशर 120/80 जैसे हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, इतना हाई प्रेशर होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज का प्रेशर बहुत लो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्रोंकियल आर्टरी से अगर ब्लीडिंग होगी तो वो बहुत सवेयर हो सकती है। तो अब ये जो ब्लीडिंग होती है, हेमोप्टासिस जो निकलता है खून बलगम में, ये आता कहाँ से है मोस्टली? तो 90% जो केसेस होंगे वो जो खून आएगा वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से आएगा। वो जो 1% ब्लड हमारे ब्रोंकियल सर्कुलेशन में है, वहां से 90% ऑफ द ब्लड आएगा, ठीक है। 90% ऑफ केसेस जो होंगे, पेशेंट्स होंगे, उनमें ये खून ब्रोंकियल आर्टरी या ब्रोंकियल सर्कुलेशन से आ रहा है। तकरीबन 5% केसेस जो है ना वो ब्रोंकियल आर्टरी से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो अयोटा से निकल रहे हो या किसी और आर्टरी से जो कि अयोटा के साथ साथ है या अयोटा से निकल रही है, जिसका मतलब है कि उसमें भी प्रेशर हाई होगा। तो उससे भी अगर ब्लीडिंग होगी तो वो भी हाई प्रेशर सिस्टम होगा, तो उससे भी ब्लीडिंग ज्यादा प्रेशर के थ्रू होगी। और सिर्फ 5% ऑफ द केसेस जो है वो जो है ना वो ब्लड पल्मोनरी वेसल से आता है, जो कि लो प्रेशर सिस्टम है। अब अगर पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया था ना कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमोप्टासिस होता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो है ना ज्यादा सेवियर नहीं होते। तो
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये ब्रोंकियल आर्टरी जा रही है, ब्रोंकियल आर्टरी ब्रांचेस दे रही है ब्रोंकाई को, जो कि उसकी दीवारों में से होते हुए अंदर तक जाती है और उसको खून का सप्लाई देती है। अब क्या होता है कि जब ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस है, राइट है, और जो मैं जैसे मैंने आपको बताया म्यूकस है, म्यूकस थिक है, म्यूकस निकल नहीं रहा, उसमें बैक्टीरिया है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाती है। तो जब इन्फेक्शन हो जाएगी तो वो सरफेस जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहां पे इन्फेक्शन होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे मैंने बताया ब्रोंकिएक्टिस हो जाएंगी, जो एयरवेज है वो डैमेज हो जाएंगी, उसमें थैलियां बन जाएंगी, वो जो है ना डायलेटेड हो जाएंगी। तो जब ब्रोंकिएक्टिस शुरू हो जाता है तो ब्रोंकिएक्टिस के जो अफेक्ट है वो अफेक्ट ब्रोंकियल आर्टरी पे भी आता है, इसको न्यू वेस्कुलराइजेशन बोलते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं ये भी जो है ना डायलेटेड हो जाना शुरू हो जाती है, और इसकी दीवारें भी बड़ी कमजोर हो जाती हैं और ये आसानी से फट सकती हैं। तो फिर जब पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो ये जो अंदर की तरफ से ये जो है ना आसानी से यानी लीक हो सकती है, और जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है छोटी छोटी जो है ना उसमें से डॉट्स में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और ये खून बलगम के साथ मिक्स होके जब पेशेंट कॉफ करेगा तो बलगम निकलेगा, और उसमें हम बोलते हैं स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड, यानी खून की कुछ लाइनें नजर आती हैं जो कि यूजुअली इन्फेक्शन इंडिकेट करती है। तो अगर पेशेंट को फर्स्ट टाइम हेमोप्टासिस हो रहा है या उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमोप्टासिस है लेकिन परसिस्टेंटली हो रहा है, तो यूजुअली हम कहते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से ही है, और हम यूजुअली एंटीबायोटिक्स पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं, और ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हेमोप्टासिस आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाती है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट कोई ऐसी दवाई ले रहा है जिससे ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है तो उसको हम स्टॉप कर देते हैं। बस सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट जो है वो जो नॉन स्टेरॉइडल तो कोने तक जा रही है, मैं कौन सी तरफ जा वो जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे ब्रूफेन, मतलब अमेरिका में बास सेंटर्स हैं जो कि अपने सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट को ब्रूफेन के साथ ट्रीट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ब्रूफेन वगैरह ले रहा है तो ब्रूफेन से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, इसलिए ऐसे जब हेमोप्टासिस स्टार्ट होती है तो पेशेंट से कहते हैं कि ब्रूफेन स्टॉप कर दे। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब भी ब्लीडिंग होती है तो शुरू में मतलब फ्रेश ब्लड निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह जो है ना वहां पे क्लॉट हो जाता है, जैसे बदन के किसी हिस्से में अगर कट लग जाए, हाथ कट जाए हमारा, तो क्या होता है इनिशियली फ्रेश ब्लड निकलता है, फिर वहां पे क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट जब बन जाता है और वो उस जो जो वेसल है उसका मुंह बंद कर देता है तो ब्लीडिंग वहां से निकलनी स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हमें एयरवेज में भी यही होता है, जैसे हम पिछले वाली स्लाइड में अगर देखें कि जब शुरू में मुंह खुला होगा इन ब्लड वेसल्स का जो कि दीवार में है यहाँ पे, तो उसमें से खून ऊज करेगा, निकलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब क्लॉट बन जाएगा तो वो इसके मुंह को बंद कर देगा और इस तरह ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये क्लॉट बन गया है और ब्लीडिंग इस क्लॉट की वजह से स्टॉप हो गई है, तो क्या हम इस क्लॉट को अगर हिलाएंगे और ये हट जाएगा तो दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट होगी कि नहीं? तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई जब ब्लीडिंग हो तो जो एयरवे क्लियरेंस की थेरेपीज है, जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है, उसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टॉप करेंगे तो क्योंकि अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है हम अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो जो क्लॉट अगर बन गए हैं अंदर वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर तो सारे एक्सपर्ट एग्री करते हैं कि एयरवे क्लियरेंस थेरेपी स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है हेमोप्टासिस इज अ मच बिगर रिस्क है पेशेंट के, मतलब उसके डेथ हो सकती है मैसिव हेमोप्टासिस से। तो ऐसे में जो है ना हम चांस नहीं लेंगे, तो हम उनकी एयरवे थेरेपी स्टॉप कर देंगे। प्रॉब्लम आती है अच्छा, और साथ साथ पे हम हाइपरटोनिक जो सलाइन नेप्स जो लेते हैं 7% या 3% जो लोग लेते हैं उनको भी स्टॉप कर देते हैं अगर मैसिव हेमोप्टासिस है, क्योंकि बास पेशेंट को हाइपरटोनिक सलाइन से थोड़ी इरिटेशन होती है तो उनको कॉफिंग ज्यादा हो जाती है, और जाहिर है अगर कॉफ करेंगे तो वो फोर्स के साथ क्लॉट अपनी जगह से मूव हो सकता है और ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो सकती है। तो मैसिव ब्लीडिंग में तो सब एक ही उस पे है, एक पेज में है सारे एक्सपर्ट कि एयरवे क्लियरेंस थेरेपीज भी स्टॉप करनी चाहिए, हाइपरटोनिक सलाइन भी चेंज करनी चाहिए। प्रॉब्लम आता है माइल्ड टू मॉडरेट में कि इसमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है ना जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो कंसेंसस स्टेटमेंट है
उसके जो ये डायग्राम है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एक वो पेशेंट है जिनको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, स्कैंट। एक वो ग्रुप है जिसको माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है, और एक वो पेशेंट जिसको मैसिव हो रही है, ठीक है। जिनको मैसिव हो रही है, सिस्टेमिक सारे एक्सपर्ट एग्री करते हैं कि भाई उनको एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर वो ब्रूफेन ले रहे हैं, ब्रूफेन को स्टॉप कर देना चाहिए। अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी के सारे टेक्निक्स को स्टॉप कर देना चाहिए। हाइपरटोनिक सलाइन को स्टॉप कर देना चाहिए। अगर वो नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ज्यादा मतलब क्लियर कट कंसेंसस नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग कहते हैं कि वो खैर कंटिन्यू करें, और साथ में अगर वेंटिलिन वगैरह है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो स्कैंट है, जो बहुत थोड़ी सी होती है, जैसे ब्लड स्ट्रिक्स और स्प्यूटम में होती है, उसमें भी हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, ब्रूफेन स्टॉप कर देते हैं। लेकिन सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि एयरवे क्लियरेंस टेक्निक स्टॉप नहीं करनी चाहिए। और इसकी वजह ये है कि ये जो है ना डबल एज स्वॉर्ड है, कि अगर हम वो करेंगे, ठीक है, हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे तो हो सकता है ब्लीडिंग जरा ज्यादा हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने जो है ना चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टॉप कर दी, तो फिर क्या होगा कि बलगम नहीं निकलेगा। बलगम नहीं निकलेगा, इन्फेक्शन ज्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, उससे ज्यादा चांसेस है कि डैमेज और हो जाए आर्टरीज को, और ब्लीडिंग हो जाए। तो यानी इसको बैलेंस करने के लिए अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है तो हम एयरवे क्लियरेंस तकनीक स्टॉप नहीं करते हैं। हाइपरटोनिक सलाइन को भी स्टॉप नहीं करते हैं, अगर नेबुलाइज एंटीबायोटिक्स चल रही है उसको भी स्टॉप नहीं करते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर्स को भी कंटिन्यू करते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट है उसमें भी एंटीबायोटिक स्टार्ट होती हैं, ब्रूफेन स्टॉप हो जाता है, लेकिन इस बात पे कंसेंसस नहीं है कि भाई इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टॉप करनी चाहिए कि नहीं है। तो यूजुअली ये होता है कि अगर थोड़ी ब्लीडिंग है तो हम नहीं स्टॉप करते हैं, अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो फिर हो सकता है कि स्टॉप कर दें, ठीक है। हाइपरटोनिक सलाइन को स्टॉप कर दिया जाता है, और एंटीबायोटिक्स नेबुलाइज्ड और वेंटिलिन कंटिन्यू होती है। अच्छा, लकीली मोस्ट जो ब्लीडिंग के एपिसोड्स होते हैं वो खुद ही स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक दफा हेमोप्टिसिस हो जाए तो रिकरेंस के चांस काफी हाई होते हैं। तो इसलिए हमने मतलब आगे के फ्यूचर्स के स्टेप के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर ब्लीडिंग जो है ना परसिस्टेंट है, अगर थोड़ी थी और उसको हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी स्टॉप कर दी, और ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और दोबारा नहीं हुई, तो वेल एंड गुड। लेकिन या ये तो ये कि ब्लीडिंग परसिस्ट हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही है, या ये है कि मैसिव है, लार्ज अमाउंट में कंटिन्यू हो रही है। तो ज्यादातर जैसे मैंने बोला था ना कि ब्रोंकियल आर्टरी से ही ये निकलती है, तो ये ब्रोंकियल आर्टरी आ रही है, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं ब्रोंकाई के वॉल में। इस जो ब्रोंकाई के वॉल में जो है ना वो खून की सप्लाई दे रहा है, जब वो फट जाती है तो अंदर वो खून आ जाता है जो कि म्यूकस के साथ मिक्स होके बाहर निकलता है, और ये हाई प्रेशर सिस्टम है। तो इसमें हमारा जो जिन पेशेंट्स को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या, पहली बात तो यह है कि सांस की नाली को साफ रखना है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सांस की नाली में जाहिर है सांस हवा जा रही है, हवा में ऑक्सीजन जा रही है। अगर सांस की नाली खून के साथ भर जाएगी तो पेशेंट सांस नहीं लेगा और उसको एस्फिक्सिएशन होगा। जैसे कि पेशेंट, जैसे कि कोई भी बंदा अगर दरिया में डूब रहा है, स्विमिंग पूल में डूब रहा है, तो क्या होता है कि पानी एयरवेज के अंदर चला जाता है, राइट। तो अगर पानी एयरवेज के अंदर चला जाएगा तो फिर हवा नहीं जा सकेगी। तो इसी तरह ये ब्लीडिंग भी उसी के बराबर ही, जैसे मतलब समझ ले कि जितना ज्यादा खून होगा उतना ज्यादा सांस की नालियां बंद होंगी, सांस की नालियां बंद होंगी तो हवा नहीं जाएगी और पेशेंट एस्फिक्सिएट हो सकता है। तो जब तक पेशेंट खुद कॉफ कर सकता है और खून निकाल सकता है, वी लीव हिम टू कॉफ। अगर वो खुद अब उसकी एबिलिटी कम होती जा रही है तो फिर हमने उसको एयरवेज को सक्शन करना है। फिर ये कि चूंकि ज्यादा एयरवेज में खून है और हवा कम जा रही है जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो हम उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि बदन को ऑक्सीजन पहुंचती रहे, ठीक है। और तीसरा ये कि जो यूजुअली कहीं से भी ब्लीडिंग हो, बदन के किसी हिस्से से ब्लीडिंग हो, उसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर खून निकल रहा है तो उसको खून के साथ रिप्लेस करना होता है। लेकिन चूंकि खून के अरेंजमेंट में टाइम लगता है, तो तब तक हम क्या करते हैं कि आईवी के 2 बड़ी बड़ी आईवी की जो बिग बोर जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट्स के दोनों साइड में डाल देते हैं, यानी दोनों हाथों में कह लें या उसमें, ताकि हम उस जब तक खून का अरेंजमेंट हो रहा होता है तब तक हम पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन वगैरह शुरू कर दें कि जो फ्लूइड निकल रहा है उसको हम रिप्लेस करें ताकि वो डिहाइड्रेटेड ना हो। अच्छा, और उसके साथ एक अदर इम्पॉर्टेंट बात जो कि याद रखनी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को अंदाजा हो जाता है कि उनका ब्लड कहाँ से निकल रहा है, राइट साइड से निकल रहा है, लेफ्ट साइड से निकल रहा है। तो जिस साइड से ब्लड निकल रहा है, और हम एक्सरेस पे भी यूजुअली देख सकते हैं,
तो अब जिस साइड से ब्लड निकल रहा है उस साइड को हमने नीचे रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हमने इस साइड को जिससे खून निकल रहा है इसको ऊपर की साइड पे रख दिया तो क्या होगा कि वो वहां से खून बहकर नीचे आएगा जाहिर है, और जो नीचे की जो नॉर्मल एयरवेज है जिससे ब्लीडिंग नहीं हो रही थी वो भी खून से भर जाएंगी, तो फिर लंग्स को ऑक्सीजन की सप्लाई और खराब हो जाएगी। तो जो अफेक्टेड साइड है उसको हम नीचे रखेंगे ताकि बस खून उसी में रहे, और जो नॉर्मल साइड है वो खुली रहे ताकि एटलीस्ट वहां पे तो हवा की मूवमेंट चलती रहे और ऑक्सीजन की सप्लाई पेशेंट को पहुंचती रहे। अगर ब्लीडिंग परसिस्ट होगी तो फिर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन करनी होती है। और यूजुअली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप परसिस्टेंट ब्लीडिंग के लिए डायरेक्टली ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन ही होती है। बाकी जो पेशेंट नॉन सीएफ है उनमें हम ब्रोंकोस्कोपी वगैरह के थ्रू और चीजें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंसेंसस स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि यूजुअली सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट में बेटर टू गो फॉर ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन का गोल क्या है कि जो वेसल्स है जिससे कि ब्लीडिंग हो रही है हम उसको ब्लॉक कर दें, एम्बोलाइज कर दें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सराउंड में अगर हमें कुछ और भी आर्टरीज नजर आ रही हैं जो कि डायलेटेड है, नॉर्मल नहीं लग रही है, फूली हुई हैं, उनके वॉल्स वीक है, तो उनको भी हम एम्बोलाइज कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको हमने उनको हमने छोड़ दिया तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर अभी भी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो कुछ अरसे बाद वो जो बाकी जो रह गई थी उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए उनको भी एम्बोलाइज करने की कोशिश की जाती है। यूजुअली अगर पेशेंट स्टेबल है और मतलब पॉसिबल है तो हम पहले उससे एम्बोलाइजेशन से पहले सीटी स्कैन विद एंजियो करते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि खून कहाँ से निकल रहा है, नंबर वन, कौन से एरिया से लंग के कौन से एरिया से खून निकल रहा है, और दूसरा ये देखने के लिए कि ब्रोंकियल आर्टरीज की एनाटमी कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रोंकियल आर्टरी की एनाटमी हर एक बंदे में मुख्तलिफ हो सकती है, तो हमने उसको देखना है ताकि जब हम ब्रोंकियल आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए जाए तो हमें पता हो एग्जैक्टली कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी आर्टरी को ब्लॉक करना है। और यूजुअली ये प्रोसेस जो है ना ट्रांसफेमोरल जो टांग में जो फेमोरल आर्टरी है उसके थ्रू जो है ना उसमें वो डाला जाता है कैथेटर, और फिर उसमें डाई इंजेक्ट की जाती है, और फिर उससे जो है ना ब्रोंकियल आर्टरीज की सारी एनाटमी देखी जाती है, और फिर एम्बोलाइजेशन जहां जहां के एबनॉर्मल आर्टरी नजर आए उनको एम्बोलाइज कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो रिमेंबर याद रखने की है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब हम आप ब्रोंकियल आर्टरी को एम्बोलाइजेशन के लिए जाएंगे तो आपको उन आर्टरी से खून बहता हुआ नजर नहीं आएगा। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में खून बहता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो खून बहने का जो स्पीड है वो इतनी है कि वो जो ये पिक्चर्स है इसको कैच नहीं कर सकती है। तो थोड़े से पेशेंट में हो सकता है कि वो एक्टिव ब्लीडिंग नजर आ जाए, अगर वो नजर आ जाए तो हम मतलब जो यूजुअली ये प्रोसेस वो करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को अगर ब्लीडिंग नजर आ जाए तो फिर दैट्स वेरी इजी फॉर हिम, क्योंकि वही विल गो फॉर दोस जो आर्टरी से खून निकल रहा है उसको वो नजर आएंगी तो वो डायरेक्टली जाके उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्लीडिंग नजर नहीं आएगी, तो फिर सिर्फ चीज जो नजर आती है वो क्या है कि आर्टरीज एबनॉर्मल है। तो जिस इलाके में एबनॉर्मल आर्टरीज नजर आएंगी और अगर सीटी स्कैन पे लग रहा था कि वहीं पे से ब्लीडिंग हो रही है तो फिर वो वहां पे जाके उन एबनॉर्मल आर्टरीज को एम्बोलाइज करेंगे। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी आर्टरीज हैं और ये सारी बहुत ज्यादा डायलेटेड है और कर्व्ड है और इसको टॉर्चुअस आर्टरीज बोलते हैं, तो ये सब एबनॉर्मल है। तो इसमें एम्बोलाइजेशन करके इनको जो है ना ब्लॉक कर दिया जाता है, और जब ब्लॉक कर दिया जाए तो देखिए इसके बाद इसमें खून की सप्लाई काफी कम हो जाती है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एम्बोलाइजेशन के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हर एक हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती हैं। जेलेटिन स्पंज इस्तेमाल हो सकते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स, जेलेटिन माइक्रोस्फेयर्स हो सकते हैं, कॉइल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स में हम यूजुअली कॉइल्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट में चांसेस हो सकता है कि इस पेशेंट को दोबारा ब्रोंकियल आर्टरी 2, 3, 4, 5 दफा करनी पड़े। तो अगर एक दफा आप आर्टरीज में कॉइल डाल दें तो फिर दोबारा वहां जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते कि हम कॉइल्स इस्तेमाल करें। अच्छा, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि रिकरेंस होती है, यानी ये प्रोसीजर 100% क्योर नहीं है। तो तकरीबन 10 to 30% ऑफ द पेशेंट में ब्लीडिंग दोबारा होगी, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, वी डोंट नो हाउ मच।
और उसके डिफरेंट रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि जब हमने आर्टरी को एम्बोलाइज किया तो हो सकता है कि हमने पूरा एम्बोलाइज नहीं किया हो, यानी उसमें जो मटेरियल हमने डाला उसको ब्लॉक करने के लिए उसने पूरे आर्टरी के यानी लूमन को क्लोज नहीं किया, उससे इर्द गिर्द थोड़ा सा जो है ना एरिया ओपन है जिसमें से अभी भी खून निकल रहा है और वो खून ऊज हो रहा है। तो या तो इनकम्प्लीट एम्बोलाइजेशन हो गई, या ये हो गया कि आपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने तो एम्बोलाइज कर दिया पूरा, लेकिन कुछ अरसे बाद जो खून जो उससे ब्लॉक के पीछे था वो अपने प्रेशर से उसको ब्लॉक को या तो अपनी जगह से मूव कर देता है या जो है ना उसको रिकैनालाइज कर देता है, उसमें एक और रास्ता बना लेता है और फिर जो है ना खून का फ्लो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। या फिर ये होता है कि उस आर्टरी को तो हमने ब्लॉक कर दिया लेकिन उसके इर्द गिर्द नई कोलेटरल मतलब नई आर्टरीज और बन गई और वो आर्टरीज भी अबनॉर्मल होती हैं जिनसे बाद में ब्लीडिंग हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही थी ये ब्रोंकियल आर्टरी से हो ही नहीं रही थी। ब्रोंकियल आर्टरीज को हमने देखा, हमें डायलेटेड लगी, हमने उसको एम्बोलाइज कर दिया, लेकिन एक्चुअली जो ब्लीडिंग का सोर्स था वो अयोटा से कहीं और से आ रहा था और वो ब्रोंकियल आर्टरीज में था ही नहीं, तो इसलिए वो ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हुई होगी क्योंकि हमने मतलब ये कि जो प्रॉब्लम था उसको हमने ब्लॉक नहीं किया। तो बाज़ दफा ये होता है कि ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन का प्रोसेस खत्म हम करते हैं लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, तो यूजुअली इसकी वजह यही होती है कि या तो इनकम्प्लीट एम्बोलाइजेशन हुई होती है या ये है कि जो एक्चुअल सोर्स था उसको हमने मिस कर दिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रोसीजर से पहले अगर सीटी स्कैन हो जाए और उसकी पूरी सारे वेसल्स को देख लिया जाए एनजीओ के साथ कि पता चले कि कौन कौन जगह में कौन कौन से वेसल एबनॉर्मल है। और जो सबसे कॉमन कॉज रिकरेंस का है वो ये है कि जो प्रॉब्लम है अंडरलाइंग सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जो कि रिकरेंट इन्फेक्शंस है, डैमेज है, ब्रोंकिएक्टिसिस है और आर्टरीज डैमेज होती हैं, उनके वॉल डायलेटेड होते हैं, वो प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यू होता है। तो अगर आपने एक आर्टरी को अभी एम्बोलाइज कर दिया, डाउन द रोड एक और आर्टरी जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाएगी, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कहीं और से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये प्रोसेस जो है जो एक्चुअल प्रोसेस है वो तो जारी है, तो इसलिए ब्लीडिंग बार बार हो सकती है। ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद काफी पेशेंट्स को जो है ना फीवर भी होता है कुछ दिनों के लिए और चेस्ट पेन भी होता है, क्योंकि जब आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वहाँ पे खून का सप्लाई जब स्टॉप हो जाता है तो उससे इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया से पेन होता है। यूजुअली कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में ये चेस्ट पेन आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन की अब आजकल के जमाने में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है और नए नए टूल्स आ रहे हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं। लेस देन 5% ऑफ पेशेंट या केसेस में जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है इसमें एक तो ये कि जो चेस्ट पेन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो डेज या वीक्स में ये पेन चला जाता है, लेकिन बास पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग रहता है, नहीं जाता, तो एक ये कॉम्प्लिकेशन है। बास दफा ये होता है कि जब चूंकि खाने की नाली और सांस की नाली बहुत करीब होती है, तो जब हम ब्रोंकियल आर्टरीज को एम्बोलाइज करते हैं तो बाज़ दफा ये होता है कि जो एसोफेगस को जो खाने की नाली है उसको जो ब्लड सप्लाई जा रहा होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, तो थोड़ा सा स्वॉल्विंग में पेशेंट को कुछ दिनों तक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाज़ दफा एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जो ब्रोंकियल आर्टरी को हम क्लोज करने की जब कोशिश हो रही होती है उसमें वो आर्टरी रप्चर हो जाए तो उसमें और भी ब्लीडिंग होगी, या बाज़ दफा अयोटा डायसेक्ट हो जाए, रेयर कॉम्प्लिकेशन बट एनीथिंग इज पॉसिबल, तो उसमें तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। और जिस कॉम्प्लिकेशन से सब लोग डरते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड इस्कीमिया। तो इसका स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी है, अगर इसमें खून की सप्लाई बंद हो जाए तो उससे पैरालिसिस हो सकता है। इस कॉम्प्लिकेशन से सब लोग डरते हैं सबसे ज्यादा। तो उसकी वजह ये है कि तकरीबन 5% ऑफ पेशेंट्स में जो स्पाइनल आर्टरी है, जो रीढ़ की हड्डी को जो खून की आर्टरियां निकल रही हैं, वो अयोटा से निकलने के बजाय डायरेक्टली ब्रोंकियल आर्टरी से निकल रही है। तो अगर वो ब्रोंकियल आर्टरी से निकल रही है और हम उस ब्रोंकियल आर्टरी को ब्लॉक कर दें तो हमने जो रीढ़ की हड्डी को जो आर्टरी जा रही थी उसको भी हमने ब्लॉक कर दिया, उसमें भी खून ब्लॉक हो जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी को खून नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा और पैरालिसिस हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए दो चीजें लोग करते हैं जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है। एक तो ये है कि जो एजेंट इस्तेमाल होता है ब्लॉकिंग के लिए, आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए, हम वो ट्राई करते हैं कि छोटे ना हो वो, यानी उसके पार्टिकल्स के साइज 350 माइक्रोमीटर से बड़े हों, क्योंकि जितने छोटे होंगे वो स्पाइनल आर्टरी में जाने के चांसेस ज्यादा है, जो थोड़े बड़े होंगे वो स्पाइनल आर्टरीज में नहीं जा सकेंगे, उसको अप्लूड नहीं कर सकेंगे और वो ब्रोंकियल आर्टरी को अप्लूड करेंगे। तो एक तो ये इसका इस्तेमाल करना, और सेकंड ये कि जो एम्बोलाइजेशन अगर करनी है
तो हम कोशिश करें कि अगर पहले तो ये कि अगर हमें पता चल जाए कि ब्रोंकियल आर्टरी से स्पाइनल आर्टरी निकल रही है तो फिर उस आर्टरी को हम एम्बुलाइज करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर फॉर सम रीजन वही सिर्फ ब्लीडिंग का सोर्स है और उसको जरूर एम्बुलाइज करना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, तो उसमें अगर इस एग्जांपल को आप देखिए कि फॉर एग्जांपल ये अगर जा रही है आर्टरी और ये ब्रोंकियल आर्टरी जा रही है जिसको हमने बंद करना है और उसमें से स्पाइनल आर्टरी निकल रही है, तो हम क्या करें कि हम स्पाइनल आर्टरी के निकलने के बाद का जो एरिया है वहां पे जो है ना कॉइल या जो जेल है वगैरह डाल के इसको बंद करें, ताकि यहाँ से आगे खून का सप्लाई तो स्टॉप हो जाए लेकिन जो खून स्पाइनल आर्टरी को जा रहा है वो कंटिन्यू करे फ्लो, तो ताकि स्पाइनल कॉर्ड की कॉम्प्लिकेशन हमें ना हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, बास पेशेंट्स में जो है ना ब्लीडिंग तो हमने ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कर ली और ब्लीडिंग फिर भी स्टॉप नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में ट्राई हुई हैं। उस पर छोटे छोटे केस रिपोर्ट्स है या छोटी स्टडीज हुई हैं, बड़ी स्टडीज अभी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हैं कि आप इसके बारे में प्रॉब्ली सुनेंगे, क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये शेयर कर लूं। तो जो मेन ड्रग जो कि जिसके बारे में आप प्रॉबली मतलब सुनेंगे वो है ट्रानएक्सामिक एसिड। ठीक है, तो ट्रानएक्सामिक एसिड जो है इस पे कुछ केस रिपोर्ट्स जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में हुई हैं और कुछ जो है ना थोड़ी सी स्टडीज भी हुई हैं, और इसमें दिखाया गया है कि ये जो ट्रानएक्सामिक एसिड है ये ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो है ना उसको रिड्यूस करती है। ये जो है ना ओरली भी दे सकते हैं बाय माउथ, और इसको आईवी के साथ भी दे सकते हैं, और कुछ जो है ना ऑफ द लेबल इसका इस्तेमाल हुआ है जिसमें इसको नेबुलाइज दिया गया है 3 टाइम्स अ डे। तो जनरली जो नेबुलाइज है वो 500 मिलीग्राम्स नेबुलाइजेशन 3 टाइम्स अ डे फॉर अप टू 5 डेज देते हैं। अगर ओरल है तो यूजुअली वो भी 500 मिलीग्राम्स 3 टाइम्स अ डे बाय माउथ फॉर 5 टू 7 डेज देते हैं। और अगर आईवी में है तो जो एक स्टडी हुई थी जो कि 1992 में काफी अर्से पहले हुई है, उसमें 1 ग्राम 3 टाइम्स अ डे यानी डबल द डोज ऑफ ओरल फॉर 3 डेज इस्तेमाल हुआ था। और इन सारी स्टडीज में जो है ना ये दिखाया गया है कि भाई कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या उसकी ड्यूरेशन कम हुई है। लेकिन जो कॉकरन रिव्यू यहाँ पे 2016 में हुआ था जिसमें सारी स्टडीज में देख के देखते हैं कि भाई ये चीज वाकई ठोस सबूत है कि ये काम करता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी फिलहाल इतनी स्टडीज नहीं हुई एक्सक्यूज मी, इतनी स्टडीज नहीं हुई है कि हम डिसाइड करें कि मतलब इसको हर पेशेंट में यूज किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, दो और चीजें जो मैं बताना चाहूंगी। बाज़ दफा ये होता है कि जब हेमोप्टाइसिस होती है सीएफ पेशेंट्स में तो हम मेनली मतलब ब्रोंकियल आर्टरीज पे फोकस करते हैं कि भाई ब्लीडिंग हो रही है, लंग से हो रही है। बाज़ दफा ये होता है कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम ही चल रही होती है और अगर हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो या तो हेमोप्टाइसिस स्टॉप नहीं होगी या उसकी वजह से हेमोप्टाइसिस ज्यादा हो सकती है। तो एक तो जैसे आप लोगों को पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में विटामिन के की डिफिशिएंसी होती है, इसलिए हम उनको एडेक देते हैं, विटामिन ए और डी और ई और के। तो विटामिन के का काम है खून के ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो अगर पेशेंट अपने विटामिन नहीं ले रहा या विटामिन के में डिफिशिएंसी हो रही है तो उसकी हेमोप्टाइसिस ज्यादा हो सकती है विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से। यानी हो सकता है ब्लीडिंग ब्रोंकियल आर्टरी से हो रही हो लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं वो विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से वो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। इसी तरह बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स में लिवर डिजीज होता है, बहुत थोड़ों में होता है, तकरीबन 5 to 10% ऑफ पेशेंट्स में लिवर सिरोसिस होता है। लेकिन जिनमें होता है उनकी जो खाने की नाली होती है, जो एसोफेगस होते हैं, उसमें वेसल्स डायलेट हो जाते हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। और बाज़ दफा पेशेंट को तो समझ नहीं आता, वो तो देखते हैं कि भाई ब्लीडिंग निकल रही है तो उनका ख्याल होता है कि ब्लीडिंग लंग्स से निकल रही है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लीडिंग एसोफेगस से निकल रही है। तो इन चीजों को भी माइंड में रखना चाहिए। अच्छा, ये तो हेमोप्टाइसिस तो हो गया। अब नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स जो है वो है एयर का उसमें प्लूरल स्पेस में आ जाना। प्लूरल स्पेस क्या है?
कि लंग्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारे एयरवेज है, ठीक है। एयरवेज के इर्द गिर्द हमारी जो है ना वो सांस की जो थैलियां हैं, जिससे लंग पैरेन्काइमा बनता है। इसके बाहर, लंग के बाहर ये स्पेस, बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, इसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इसकी दो दीवारें होती है, एक जो है ना वराइटल, एक को विसरल प्लूरा बोलता है और दूसरे को पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है, और इस स्पेस का काम नॉर्मली ये होता है कि लंग को एक्सपैंड करने के लिए जगह मिलती है। तो जैसे लंग, आपको पता है कि हमारे लंग्स बैलून की तरह होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, और जब हम सांस निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो ये प्लूरल कैविटी जो है ना, ये लंग्स को एक्सपैंड होने में मदद देती है। लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि अगर यहाँ से लंग रप्चर हो जाए और उसमें से हवा निकल जाए, तो ये हवा इस स्पेस में आएगी, क्योंकि यहाँ से और बाहर तो नहीं जा सकती। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये नॉर्मल लंग है, और इसका जो है ना जो स्पेस है प्लूरल कैविटी है बहुत थोड़ी है, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस साइड में लंग रप्चर हो गया है, उससे हवा निकल आई है, ये हवा जो है ना इस प्लूरल स्पेस में आ गया है। अब प्लूरल स्पेस में हवा आ जाती है तो वो क्या करता है कि वो लंग को कोलैप्स कर देता है, या लंग पे प्रेशर डालता है। तो अब ये वाला लंग इतना एक्सपैंड नहीं हो सकता। और न्यूमोथोरैक्स अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि अगर इसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं की गई तो इससे जान जाने का खतरा हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स भी सीएफ पेशेंट्स में कॉमन है। तकरीबन 3% ऑफ पेशेंट्स जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो अपनी जिंदगी में न्यूमोथोरैक्स को एक्सपीरियंस करेंगे। और जिस तरह हिमोप्टिसिस एक दफा हो जाए तो रिकरेंस रेट हाई होता है, न्यूमोथोरैक्स का रिकरेंस रेट बहुत हाई है। अबाउट 50 to 90% ऑफ द पेशेंट्स को एक दफा अगर न्यूमोथोरैक्स हो जाए तो उसको उसके ठीक होने के बाद दोबारा होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और ये दोनों कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जो न्यूमोथोरैक्स है और हिमोप्टिसिस है, ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और जैसे जैसे लंग डिजीज और एयरवे डिजीज बढ़ती जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस सामने आना शुरू हो जाती है। तो यूजुअली छोटे बच्चों में ये इतना नजर नहीं आता, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस फिर नजर आना शुरू हो जाती है। न्यूमोथोरैक्स को भी हम जो है ना डिवाइड करते हैं कि स्मॉल न्यूमोथोरैक्स या लार्ज न्यूमोथोरैक्स। तो स्मॉल न्यूमोथोरैक्स यूजुअली ऑन एक्सरे लेस देन 3 सेंटीमीटर्स का साइज होता है, और जो लार्ज होता है वो मोर देन 3 सेंटीमीटर्स होता है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में प्रॉब्लम ये होता है कि उनके लंग्स जो है ना वो स्टिफ होते हैं। जैसे अगर बार बार लंग डैमेज हो चुका होता है नमोनिया की वजह से, तो जो हीलिंग होती है वो फाइब्रोसिस से होती है। फाइब्रोटिक लंग जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो एक्सपेंशन ऐसे नहीं करता जैसे नॉर्मल बैलून एक्सपेंड होता है, नॉर्मल लंग्स एक्सपेंड होते हैं। तो उस केस में फिर जो है ना साइज ऑफ न्यूमोथोरैक्स का इतना वो अफेक्ट ऑन द लंग पता नहीं चलता। बाज़ दफा ज्यादा न्यूमोथोरैक्स होता है लेकिन वो लंग को इतना कोलैप्स नहीं कर पाता क्योंकि लंग स्टिफ होता है। तो इससे ये जो डेफिनेशन है, ये जो है ना ज्यादा मतलब नॉर्मल जो लंग्स होते हैं उसके लिए है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स दी हैं आपको समझाने के लिए। ये सीटी स्कैन है पेशेंट का, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है। लंग में हवा होती है तो वो भी ब्लैक होता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स होती है जो कि वाइट वाइट नजर आती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और उसके एक खास ग्रेश वो होता है। जो हवा निकलती है बाहर वो सिर्फ हवा होती है, वो बिल्कुल जेट ब्लैक होती है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जो है ना हवा निकल आई है लंग से यहाँ से, और ये एरिया बिल्कुल ब्लैक है। तो यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स है, इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, यहाँ पे भी न्यूमोथोरैक्स है, ठीक है। इसके अपोज अगर आप इस साइड को देखें, इस सीटी स्कैन को देखें, तो इसमें काफी बड़ा न्यूमोथोरैक्स है। ये सारा स्पेस ब्लैक है, जेट ब्लैक है, जो कि एयर की वजह से फिल हो गया है। और इसने लंग को कोलैप्स कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंग को काफी प्रेशर मतलब दे रहे हैं, कोलैप्स हो रहा है, जिसकी वजह से ये लंग जो है ना इस साइड को मूव कर रहा है, ऑपोजिट साइड को। जब लंग ऑपोजिट साइड को प्रेस होगा तो वो क्या करेगा, वो हार्ट को भी ऑपोजिट साइड को प्रेस करेगा, और जो ऑपोजिट लंग है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा और उसके भी कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको यूजुअली टेंशन न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। और ये जो है ना, अगर इसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट ना हो तो इससे बंदे की जान भी जा सकती है, पेशेंट की। अच्छा, तो एक तो इसमें ये मतलब पिक्चर में ये दिखाना था मुझको आपको कि ये मतलब लार्ज न्यूमोथोरैक्स है। दूसरा, इसमें अगर आप देखिए यहाँ पे लंग के बिल्कुल मार्जिन पे एक आई गेस थैली कह सकते हैं आप, जिसकी ये सफेद वॉल्स है और उसके बीच में एयर है।
तो ये जो है ना मतलब बुल्ला है इसको बोलते हैं। ये जैसे जैसे लंग डैमेज होता जाता है तो लंग का जो नॉर्मल टिश्यू है वो हट जाता है और उसकी जगह ये मतलब हवा की थैलियां जो कि बिल्कुल नाजुक सी होती हैं वो बन जाती हैं। और ये बुल्लाएं जो है ना लंग्स में होती हैं और किसी भी टाइम ये जो है ना रप्चर हो जाती हैं। बाज दफा कॉफ खांसी वगैरह से रप्चर हो जाती है, बाज दफा कुछ भी नहीं किया होता वैसे ही रप्चर हो जाती है। और जब ये रप्चर होंगी तो यहाँ से हवा निकलेगी और न्यूमोथोरिक्स हो जाएगी। तो ये सीटी स्कैन्स है, फिर मैंने कुछ एक्सरेज दिए हैं क्योंकि ज्यादातर तो हम एक्सरे पे ही डायग्नोज करते हैं। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट है, उसके वो है, उसका एक्सरे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसके एयरवेज डायलेटेड है, ब्रोंकाई डायलेटेड है, नॉर्मल लंग नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा एरिया यहाँ पे हवा निकल आई है जो न्यूमोथोरिक्स है। और ये इस तरह अगर आप देखें तो हार्ट को थोड़ा पुश कर रहा है, यानी प्रेशर डाल रहा है हार्ट पे। इस एक्सरे में अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये एक लाइन नजर आती है, ये मार्जिन है। तो ये सारा लंग है, ठीक है। इसमें हमें डायलेटेड ब्रोंकाई नजर आ रही है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, इसके ब्रोंकिएक्टिस है। ये सारा लंग है और लंग के बाद ये सारा एरिया जो है जो सिर्फ ब्लैक है, इसमें कुछ लाइनिंग नजर नहीं आ रही, ये न्यूमोथोरिक्स है जो कि अगेन लंग को कोलैप्स किया हुआ है और वो हार्ट को पुश कर रहा है ऑपोजिट साइड पे। अब ट्रीटमेंट क्या है न्यूमोथोरिक्स की? तो स्मॉल न्यूमोथोरिक्स जो है, अगर पेशेंट स्मॉल न्यूमोथोरिक्स है और पेशेंट स्टेबल है, यानी उसको बहुत ज्यादा ना पेन हो रहा है, उसका हार्ट रेट वगैरह, ऑक्सीजन सेचुरेशन सब कुछ नॉर्मल है, तो इस केस में बाज़ हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं या पेशेंट को 100% ऑक्सीजन लगा देते हैं, जिससे जो ये फ्री एयर है ये आहिस्ता आहिस्ता रीएब्सॉर्ब हो जाती है और न्यूमोथोरिक्स खत्म हो जाता है। लेकिन अगर न्यूमोथोरिक्स रिजॉल्व नहीं हो रहा या बहुत लार्ज अमाउंट में है तो जिसको ड्रेन और या पेशेंट अनस्टेबल है, यानी उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक नहीं है, उसको डिसेचुरेशन हो रही है, उसकी ऑक्सीजन फॉल हो रही है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है सवेयर, हार्ट रेट बहुत हाई है, तो इन दैट केस फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और यूजुअली ट्रीटमेंट है चेस्ट ट्यूब डालते हैं हम। तो चेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब को हम जो है ना उसमें डालते हैं, ये जो स्पेस है जहाँ में हवा जमा हो रही है, इस स्पेस में हम ट्यूब को डाल देते हैं एक एंड। दूसरा एंड जो ट्यूब का है उसको एक बॉटल में डालते हैं और बॉटल का जो ट्यूब का दूसरा एंड है उसको पानी में यानी उसको इमर्स कर देते हैं, यानी बॉटल के अंदर पानी होना चाहिए और ये दूसरा एंड ट्यूब का जो है वो पानी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी से ऊपर होगा तो फिर क्या होगा कि वो खुले उसका मुंह खुला होगा, यानी हवा में ओपन होगा। तो जब पेशेंट सांस लेगा तो क्या होगा कि वो प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ से हवा इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे दाखिल हो जाएगी, तो ये हवा और भी बढ़ जाएगी, यानी न्यूमोथोरिक्स वर्स हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्यूब का अदर एंड पानी के नीचे होना चाहिए। तो जब पेशेंट अब सांस लेगा तो इस पानी की वजह से हवा इस ट्यूब में दाखिल नहीं हो सकती, और जब वो सांस निकालेगा तो वो जो प्रेशर होगा उससे यहाँ का जो हवा है वो निकलेगी और वो इस बॉटल में आ जाएगी और हमें पानी में बबल्स नजर आएंगे, जैसे हवा निकलेगी हमें बबल्स नजर आएंगे। तो जब तक हमें बबल्स नजर आएंगे इसका मतलब है कि अभी लंग में जो टीयर हुआ था वो अभी हील नहीं हुआ, हवा निकल रही है, और बबल्स का मतलब है कि अभी ट्यूब को निकालना नहीं है। जब बबल्स आना स्टॉप हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि प्रोबेबली जो जहां से लीक हुआ था वो जगह हील हो गई है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब को यहाँ से क्लैंप कर देते हैं, यानी इसको ब्लॉक कर देते हैं और तकरीबन 24 घंटे तक रखे मतलब अंदर ही रखे रहते हैं, हटाते नहीं है, और देखते हैं कि हवा दोबारा जमेगी कि नहीं होगी, दोबारा जमा होगी या नहीं होगी। अगर जो जहां से टीयर हुआ था अगर वो हील हो चुका है तो फिर हवा दोबारा जमा नहीं होगी, और जब हम अगले दिन एक्सरे करेंगे तो एक्सरे नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हील ठीक अभी जो टीयर है वो हील नहीं हुआ, तो जब हम यहाँ से ट्यूब को क्लॉग कर देंगे तो क्या होगा कि हवा जब निकलेगी नहीं तो वो यहाँ पे दोबारा जमा होनी शुरू हो जाएगी, और हम अगले दिन जब एक्सरे करेंगे तो एक्सरे दिन दोबारा न्यूमोथोरिक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि अभी ट्यूब को निकालना नहीं है, हम क्लैंप दोबारा खोल देंगे और फिर जो है ना वेट करेंगे जब तक बबल्स स्टॉप नहीं हो जाते। अच्छा, ये जो ट्यूब है इसको यूजुअली हम लैटरल साइड पे पेशेंट के उसमें डालते हैं, चेस्ट में डालते हैं, रिब्स के बीच में, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे रिब्स हैं, इनके बीच में ट्यूब को डाला जाता है और फिर एक्सरे के थ्रू फिर हम एक्सरे से देखते हैं और उसको मेक श्योर करते हैं कि भाई ट्यूब उस स्पेस में है जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये हो।
अच्छा, इन पेशेंट्स को यूजुअली हम एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट कर देते हैं सेम टाइम, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जैसे मैंने कहा कि एडवांस जिनके लंग डिजीज है उन्हीं को ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उनमें यूजुअली इन्फेक्शन ज्यादा होती है, तो हम साथ में एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर देते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर एक दफा पेशेंट को न्यूमोथोरिक्स हो गया और हमने चेस्ट ट्यूब डाल दिया और वो उसके बाद वो जगह हील हो गई और दोबारा न्यूमोथोरिक्स नहीं हुआ और हमने ट्यूब निकाल दिया, तो फिर फर्स्ट टाइम पे हम और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को रिकरेंस होगी, दोबारा होगी, तो अगर रिकरेंस न्यूमोथोरिक्स मतलब कंटिन्यू हो तो फिर हम उसके लिए नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट में जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लूरोडिसिस, और यूजुअली हम सर्जरी के थ्रू ये करते हैं। प्लूरोडिसिस का मतलब है कि हम जो प्लूरल कैविटी है उसको क्लोज करना है, जिसमें ये हवा जमा होती है, उस स्पेस को खत्म करना है। तो ये स्पेस जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये स्पेस है, ये छोटा सा स्पेस है, इसमें हवा अगर यहाँ से लीक होगी तो जमा होगी, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि ये जो दो इसके वॉल्स हैं इनको एक दूसरे के साथ यानी चिपका दे, ताकि ये स्पेस जो है ये खत्म हो जाए, तो फिर हवा को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यानी ये ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, जब हमने मेडिकल ट्रीटमेंट की और पेशेंट बेटर नहीं हो रहा, या ये कि पेशेंट को बार बार न्यूमोथोरिक्स हो रहे हैं, तो फिर हम उसको इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं, फिर हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करनी होती है। या पेशेंट को दोनों साइड पे न्यूमोथोरिसिस हो गई है, या पेशेंट्स के मल्टीपल ब्लेब्स और बुले हैं लंग्स में, तो हमें ये डर होता है कि ये ब्लेब्स एनी टाइम फट सकते हैं और पेशेंट को दोबारा रिकरेंस होगी, तो इसलिए हम पहले से ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर देते हैं ताकि रिकरेंस को के चांसेस कम हो जाए। 100% फिर भी कम नहीं होंगे, लेकिन कम हो जाते हैं। या ये कि बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमोथोरिक्स था, टेंशन न्यूमोथोरिक्स था और वो ड्रेन नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा उसकी लीक, तो फिर भी हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। या ये कि प्लूरा इतना थिकन हो गया है कि वो लंग को एक्सपैंड करने के लिए नहीं छोड़ रहा, तो फिर भी हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करनी होगी। अच्छा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन आया था ब्लेब्स और बुले के बारे में, तो मैंने कहा कि इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो ब्लेब्स और बुले क्या होते हैं कि जब जैसे जैसे लंग डिस्ट्रॉय होता जाता है, तो लंग नॉर्मल लंग टिश्यू जो है ना वो हट जाता है, उसकी जगह बस जैसे थैले होते हैं हवा के, बस वो रह जाते हैं। तो उसमें अगर वो छोटे उसके होंगे, साइज के होंगे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे, तो इनको ब्लेब्स बोलते हैं। और यूजुअली ये सुपरफिशियल होते हैं, यानी प्लूरल सरफेस के साथ साथ होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं तो इनका साइज बढ़ता जाता है, तो उसको फिर बुले बोलते हैं। तो इनमें दोनों में हवा अंदर रहती है, यानी ये न्यूमोथोरिक्स नहीं होता, लेकिन ये न्यूमोथोरिक्स का सबब बन सकते हैं जब ये फट जाए। तो जब ब्लेब्स या बुले फट जाए और हवा लंग से निकलकर प्लूरल स्पेस में आ जाए, फिर उसको न्यूमोथोरिक्स कहा जाता है। तो प्लूरोडिसिस जब हम करते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट, उसके दो तरीके हैं। एक तो सर्जिकल प्लूरोडिसिस है, जो कि या सिंपल प्लूरोडिसिस हो सकता है, या उसके साथ साथ हम जो ब्लेब्स और बुले हैं इसको भी रिमूव करते हैं, तो फिर उसको भी से सर्जिकल प्लूरोडिसिस विद ब्लेबेक्टमी या विद बुलेक्टमी, यानी जब हम ब्लेब्स को रिमूव करते हैं और बुलेस को रिमूव करते हैं, तो फिर वो डबल सर्जरी हो जाती है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम यूजुअली पसंद करते हैं कि सर्जिकल प्लूरोडिसिस हो रादर देन केमिकल। लेकिन फॉर सम रीजन अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है, सर्जरी नहीं हो सकती, या पेशेंट रिफ्यूज कर दे फॉर एग्जांपल सर्जिकल, तो फिर सेकंड ऑप्शन केमिकल प्लूरोडिसिस का है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको इतना पसंद नहीं करते हैं। तो जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको कहते हैं वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी यानी वैक्स, और उससे हम प्लूरोडिसिस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंस्टेड ऑफ पूरा कट करके चेस्ट को ओपन करने के, अब जो है ना थोरेस्कोपिकली ये आसानी से हो जाता है। तो तीन या दो छोटे होल्स चेस्ट में दिए जाते हैं, एक में स्कोप को डाला जाता है और बाकी जो दो होल्स हैं या एक होल है उसमें जो है ना बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को डालते हैं, जिससे जो है ना वो प्लूरा को क्लोज करना होता है, और अगर ब्लेब्स हैं तो उसको उनको जो है ना निकालना होता है। तो प्लूरोडिसिस ऐसे इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लूरल की जो दो सरफेसेस हैं उनको किसी ड्राई गॉज के साथ रब करता है सर्जन, यानी जो दोनों वॉल्स हैं उनको रब करके जरा जोर से रब करते हैं ताकि वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, वो इरिटेट हो जाए। तो जब वो इरिटेट हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, जब वो चिपक जाएंगे
तो जब उनकी हीलिंग होगी तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और इसकी वजह से वो स्पेस खत्म हो जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम पसंद करते हैं कि ड्राई गॉस के साथ विसरल प्लूरा को अपरेट करें, यानी उसको वो करें, इरिटेट करें, और साथ में जो है ना अगर ब्लेब्स और या बुले हों उसको रिमूव कर दें। ये सबसे इजीएस्ट ट्रीटमेंट होती है। फॉर सम रीजन अगर ये कामयाब ना हो या ये ना हो सकता हो तो फिर हम टैल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टैल्क के साथ थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और बाद में फाइब्रिन ग्लू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइब्रिन ग्लू में भी ये है कि अगर बाद में पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना होगा तो फिर वो लंग जो है ना, जो कि ग्लू के साथ प्लूरल स्पेस को ब्लॉक किया गया हो, वहां से जरा लंग को निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको भी पसंद ज्यादा नहीं किया जाता। तो वैट्स की जो हमारी प्लूरोडिसिस है, तो या तो सिंपल प्लूरोडिसिस होगी जिसमें सिर्फ ये जो है ना स्पेस, प्लूरल स्पेस को इरिटेट करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट्स के लंग्स में बुल्ले और ब्लेब्स हैं तो फिर साथ में इस सर्जरी के प्लूरल स्पेस को बंद करने के साथ साथ इन ब्लेब्स और जो है ना बुल्लेस को भी रिमूव कर दिया जाता है। और ये एक रियल रियल पिक्चर है ब्लेब की, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सुपरफिशियल है और इसकी बहुत ही नाजुक मतलब सरफेस है। तो यानी थोड़ी सी खांसी से या बाज़ दफा प्रेशर कोई चीज उठाते हुए भी ये आराम से जो है ना वो हो सकता है, फट सकता है और न्यूमोथोरिक्स का सबब बन सकता है। केमिकल प्लूरोडिसिस जो है ना वो हम यूजुअली पसंद नहीं करते, लेकिन फॉर सम रीजन अगर हम सर्जरी नहीं कर सकते, वैक्स नहीं कर सकते, तो फिर प्लूरल स्पेस में हम थ्रू अ चेस्ट ट्यूब डाल के जो ये जो एजेंट्स है, डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो डाल के इन दोनों सर्फेसेस को इरिटेट करके, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाए हीलिंग में और ये स्पेस खत्म हो जाए, तो उसको केमिकल प्लूरोडिसिस बोलते हैं। उसमें हम टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं, मिनासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अरिथ्रोमाइसिन, या टैल्क भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एजेंट जो कि इन सरफेसेस को इरिटेट करेगा और इसके बाद ये हीलिंग करेगी एक दूसरे के साथ चिपकने के साथ। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है केमिकल प्लूरोडिसिस की? उसमें जो है ना सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन चेस्ट पेन है क्योंकि जब आपने प्लूरल स्पेस को इरिटेट किया और वो इन्फ्लेम्ड हो गया, तो जाहिर है उससे पेन तो होगा, वहां पे नर्व्स भी होती हैं, तो वो पेन होता है, चेस्ट पेन। बस ज्यादातर पेशेंट्स में कुछ दिनों या कुछ हफ्ते तक चेस्ट पेन रहता है, बाद में ज्यादा अरसे तक रहता है और काफी टाइम लेता है इम्प्रूव करने में। फीवर भी हो सकता है, बास पेशेंट्स को ब्रीदिंग एक डिफिकल्टी होती है आफ्टर द प्लूरल स्पेस की प्लूरोडिसिस को जब वो क्लोज हो जाए। और रेयरली ये जो है ना स्पेशली उन लोगों में जिनमें लंग डिजीज ज्यादा एडवांस है उनको, और अगर टैल्क यूज किया गया हो केमिकल प्लूरोडिसिस के लिए, उनको एक्चुअली सेवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए जो है ना ट्राई यही करते हैं कि उसके साथ ड्राई गॉस के साथ इरिटेट कर ले और टैल्क वगैरह की यूज ना हो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट का एडवांस लंग होता है, लंग डिजीज होता है, इसीलिए उनको जो है ना न्यूमोथोरिक्स हुआ होता है। न्यूमोथोरिक्स जब हील हो जाए उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि भाई हम एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स जो है ना हम इन पेशेंट्स को कहें कि वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, कोई चीज भारी नहीं उठानी, जहाज में नहीं जाना, और जो है ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी नहीं करने क्योंकि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जब करते हैं तो उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा जोर लगाना होता है हवा को बाहर निकालने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूमोथोरिक्स दोबारा आ सकता है। जो एरिया फटा हुआ था वो अभी अभी हील हुआ था, तो अगर आपने जोर से खांसी की या जोर से हवा निकाली तो हो सकता है वो दोबारा फट जाए, दोबारा टीयर हो जाए और दोबारा न्यूमोथोरिक्स हो जाए। तो जिन लोगों के लंग्स हेल्थी होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन सीएफ पेशेंट्स जिनके सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं था, उनको भी न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, उनको यूजुअली एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए इन चीजों से मना किया जाता है। लेकिन जिन लोगों का सवेयर लंग डिजीज होता है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है, उनके लिए बाज दफा 4 to 6 वीक्स और बाज दफा अप टू 3 मंथ्स हम जो है ना इन चीजों से मना करते हैं, स्पेशली फ्लाइंग से, क्योंकि जब जहाज उड़ता है तो जब टेक ऑफ होती है, तो टेक ऑफ के वक्त जो है ना जो लंग के अंदर प्रेशर होता है और जो बाहर जो जहाज के अंदर कैबिन में जो प्रेशर होता है, उसके डिफरेंस की वजह से न्यूमोथोरिक्स दोबारा हो सकता है, और वो इतना ज्यादा हो सकता है कि टेंशन न्यूमोथोरिक्स, और उसमें अगेन जान जाने का खतरा हो सकता है और बंदा जहाज में फिर क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो इसलिए हम यूजुअली इन पेशेंट्स को फ्लाइंग से मना करते हैं। साथ साथ जो एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स है वो भी लार्ज न्यूमोथोरिक्स में हम स्टॉप कर देते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह, क्योंकि उससे भी न्यूमोथोरिक्स दोबारा रिकर हो सकता है। तो जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं होती हम चेस्ट फिजियोथेरेपी भी स्टॉप कर देते हैं। तो समरी में जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में,
उसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं। पहले एयरवे में इन्फेक्शन होगी, फिर उसके बाद लंग में इन्फेक्शन होगी। एयरवे की इन्फेक्शन से ब्रोंकिएक्टासिस बनेगी और लंग की इन्फेक्शन से फाइब्रोसिस बने हो जाएगी। और ब्रोंकिएक्टासिस जब हो जाएगी तो फिर चांसेस ऑफ हेमोप्टासिस यानी खून का स्प्यूटम में आना इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे लंग डैमेज ज्यादा होगा तो फिर एडमिनियोमोथोरिक्स के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसी तरह इन पेशेंट्स को एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पिरोलोसिस भी हो सकता है, जिसके बारे में हम किसी और टाइम इंशाल्लाह बात करेंगे। और आखिर में पल्मोनरी हाइपरटेंशन और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टॉप हो जाता है।